हाँ, तो देखिए अब हम पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। कुबला खान, ठीक है। इन जेनेंडू एक जगह का नाम है डिड कुबला खान। कुबला खान मैंने आपको बताया ही था कि ये चंगेज खां का बड़ा ही बड़ा पुत्र था। और इसने क्या है कि जो एसटी कोलेराइज है उसने क्या है कि एक सपना देखा और उस सपने के अंदर एक अलग ही छवि देखी। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो कवि हैं एसटी कोलेराइज, ये ज़्यादातर इनकी कविताओं में प्रकृति की साफ झलक दिखाई देती है। तो इन जेनेंडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लीजर डोम डिक्री, यानी कि इन्होंने क्या है कि स्टेटली, स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर क्या किया कि प्लीजर, आनंद पूर्वक स्थिति में एक डोम, अर्थात डोम का अर्थ वैसे तो गुंबद होता है, लेकिन एक महल बनाने के लिए डिक्री, घोषणा की, अर्थात उसके पूरे अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया, घोषणा की। ठीक है, किस बात की घोषणा की कि एक डोम बनाने के लिए खुशीपूर्वक स्थिति में उन्होंने एक अपना जो गुंबद है अपने राज्य में बनवाने की घोषणा की। अब ये गुंबद है उसकी ऐसी स्थिति है जहाँ पर क्या है, जिस जगह पे ये गुंबद बनाया जा रहा है या जिस जगह पे गुंबद बना दिया गया है, तो उस जगह के जो प्रकृति है उसका चित्रण कैसे कर रहा है ये कि वहेर आल्फ द सेक्रेड रिवर रेन, जहाँ पर क्या है आल्फ नाम की नदी थी और वो सेक्रेड रिवर थी, अर्थात एक पवित्र नदी थी, और वो रेन बह रही थी उसके पास से। थ्रो कैवरेंस मिजरलेस टू मेन डाउन टू ए सनलेस सी। ठीक है, थ्रो यहाँ से होकर के कैवरेंस, कुछ गुफाएं थी, उनको पार करके मिजरलेस, जिसका आकलन नहीं किया जा सके, टू मैन, आदमियों के द्वारा उसका आकलन नहीं हो सकता, डाउन टू ए सनलेस सी। सनलेस सी का अर्थ होता है सूर्य से विहीन जगह, अर्थात जहाँ पर सूर्य के दर्शन नहीं हो, ऐसा समुद्र जिस जगह पर सूर्य का दर्शन नहीं हो उस जगह पर एक जाकर के ये नदी मिलती है। और सो ट्वाइस 5 मील्स, और ये कितनी जगह में था, ये इसकी जो जगह बताई है उसने बताई है कि ट्वाइस 5 मील्स, अर्थात 5 और 5 10 मील दूर तक फैला हुआ था। और ये जो ज़मीन थी वो कैसी थी, फर्टिल थी, अर्थात उपजाऊ ज़मीन थी। विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गिल्डर्ड राउंड, और इसके चारों तरफ क्या है कि एक वॉल्स बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी, और वहाँ पर बहुत सारे टावर ग्रिड पद्धति में लगाए गए थे। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनस रील्स, यानी कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य था, जिसका एक मतलब वहाँ पर गार्डन लगाए गए थे ब्राइट, बहुत ही मतलब उम्दा जो गार्डन थे उनको वहाँ पर लगाया गया था, जिससे उसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहेयर ब्लोसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री एंड हियर वर फॉरेस्ट्स एंशिएंट एज द हिल्स एनफोल्डिंग सन्नी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। तो वहेर जहाँ पर क्या है कि ब्लोसम्ड, यानी कि बहुत सारे फूलों से लदे हुए थे, यानी कि फूलों से महक रहा था वो वातावरण, मैनी बहुत सारे, एन इंसेंस बियरिंग ट्री, और वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो पेड़ थे वो छायादार पेड़ थे। एंड हियर वर फॉरेस्ट्स एंशिएंट, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, एंशिएंट प्राचीन इतने थे, एज द हिल, जितने पर्वत पुराने थे, यानी जितने पुराने पर्वत थे उतने पुराने वहाँ पर फॉरेस्ट थे, जंगल थे। एनफोल्डिंग सन्नी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, और एनफोल्डिंग यानी कि जिनको जिस तरीके से क्या है कि वहाँ पर सन्नी स्पॉट्स, सूर्य की जो किरणें हैं वो उस के ऊपर गिर रही थी, अनफोल्डिंग उसको समेट रही थी, ग्रीनरी उस हरियाली को। बट लेकिन ओ अरे दैट डीप रोमांटिक चास्म विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल एथवार्ट ये सैडर्न कवा। तो
बट ओ अरे दैट डीप रोमांटिक चास, वह गहरी और रोमांचक जो खाई थी, विच स्लैंटेड, जो बिल्कुल ढालू स्थिति में थी और ढलान वाली थी, डाउन द ग्रीन हिल, जो वो हरे हरे जो पहाड़ थे उनके नीचे की तरफ, अथवार्ड ये सैडर्न कवर, और वहाँ पर बहुत सारे देवदार के वृक्षों से सुसज्जित थे, देवदार के वृक्ष वहाँ पर लगे हुए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। ए सेवेज प्लेस एज ए होली एज एंचेंटेड, ए सेवेज प्लेस यानी कि यहाँ का जो स्थान था वो क्या है, सेवेज प्लेस। सेवेज का अर्थ होता है साधु महात्माओं के रहने का एक आश्रम स्थल की तरह था, इतना पवित्र था। एज होली, इतना पवित्र। एज एंचेंटेड, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। एज एवर बीनीथ ए वार्निंग मून वाज हंटेड, जैसे कि एक मतलब वार्निंग मून, जो चंद्रमा की जो किरणें थी वो आज हंटेड, वो उसकी शिकार हो रही थी, यानी कि वो उनसे प्रभावित हो रही थी। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डिमोन लवर, और इससे क्या है कि ये ऐसा लग रहा था जैसे कि एक वुमेन, एक महिला वेलिंग विलाप कर रही है फॉर हर डिमोन लवर, उसके उस गुस्ताख प्रेमी की वजह से, अर्थात उसके उस बेदर्दी जो प्रेमी है उसकी वजह से वो मतलब विलाप करती हुई नजर आ रही है। समझ में आ रहा है? एंड फ्रॉम दिस टास्म, और इस खाई से, फ्रॉम दिस टास्म, इस खाई से, विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, तो सीजलेस यानी कि बिना रुकावट के, सीजलेस बिना रुकावट के, टर्मोइल सीदिंग, हाँ तो सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, यहाँ पर क्या है कि खलबली मचाती हुई जो नदी है वो निकल रही है। ए माइटी फाउंटेन, और वो सॉरी, एंड फ्रॉम एज इफ दिस अर्थ, और इस पृथ्वी से इन फास्ट थिक, बहुत ही तेज गति में, फेंट वर ब्रीथिंग, यानी कि फेंट यानी कि हाँप रही है, जैसे मतलब आवाज़ ऐसी आ रही थी, हाँपने की जैसे आवाज़ है, एक लय है वो ऐसी आ रही थी। वर ब्रीथिंग किसकी? पृथ्वी के सांस लेने की या हाँपने की ऐसी आवाज़ आ रही थी। ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, और एक माइटी फाउंटेन, एक जो झरना था वो मोमेंटली, मोमेंटली यानी क्षण दर क्षण, यानी कि रुक रुक करके वाज फोर्स्ड, बार बार में जोर लगा रहा था, अर्थात तेज बहाव में आ रहा था। अमिड वूज स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट ह्यूज फ्रेगमेंट ओलेंटेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेसर फ्लेल। तो यहाँ पर देखिए कि अमिड हुज, यहाँ पर क्या है कि स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, यानी कि जो झरना था उसकी जो बूंदें थी वो क्या है कि हाफ इंटरमीडिएट, यानी कि थोड़ी रुक करके जैसे ही वो गिर रही थी, ब्रस्ट जैसे फूट रही थी, ह्यूज फ्रेगमेंट, और उनकी जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वोल्टेड लाइक ए रिबाउंडिंग हेल, और वो क्या है कि रिबाउंडिंग हेल, जैसे कि ओले जब गिरते हैं और गिर करके फूट करके जैसे उछलते हैं उसके दाने, उस प्रकार के से वो जो ह्यूज फ्रेगमेंट थी, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, वो क्या है वोल्टेड लाइक, यानी कि उछल रही थी। कैसे उछल रही थी? जैसे कि बड़े बड़े ओले फूट करके उसमें से उसके दाने उछल रहे थे। और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेसर हेल, और इसकी जो चेफी ग्रेन, जिस प्रकार हम अनाज को कूटते हैं, जिस प्रकार ग्रेन यानी अनाज को जब हम कूटते हैं, किसमें? थ्रेसर में। थ्रेसर अर्थात थ्रेसर को हिंदी में कहते हैं ओखली, ठीक है। तो ओखली के अंदर जैसे ही हम अनाज को कूटते हैं, किससे कूटते हैं? फ्लेल अर्थात मूसड़ से।
जिस प्रकार जैसे ही हम मुसड़ से ओखली के अंदर ग्रेन को कूटते हैं और वो उछलता है, उसी प्रकार वो पानी की बूंदें उस झरने से गिर गिर करके नीचे से टकरा करके उछल रही थी। ए मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। तो एंड मिड दीज, और बीच बीच में क्या है, डांसिंग नृत्य कर रही थी, जैसे कि रॉक्स चट्टान से गिरने के बाद में एट वंस, जैसे एक साथ तुरंत जैसे चट्टान से बूंदें गिरती है तो गिरने के बाद में क्या करती है, उछलती है। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे नृत्य कर रही हो। एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली, और ये रुक रुक करके क्या है कि उछल रही थी द सेक्रेड रिवर, इस पवित्र नदी के अंदर उछल उछल करके जा रही थी। 5 मील्स मेंडरिंग विथ ए मेजी मोशन, और 5 मील्स दूर दूर तक, यानी कि 5 मील दूर तक भी ये क्या है कि मेजी मोशन, ये धीरे धीरे या धीमी हरकत के अंदर ये बूंदें उछल रही थी। थ्रो वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, और यहाँ पर क्या है, ये जो नदी जा रही थी वुड अर्थात जंगलों से, एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, ये जो पवित्र नदी है वो वहाँ से निकल रही। देन reached the caverns measureless to man and mid this and sank in a tumult to a lifeless ocean। तो यहाँ पर क्या है कि देन रीच्ड द कैवर्न्स, और उसके बाद में ये गुफाओं के अंदर पहुँच रही थी, मीजरलेस, जिसका आकलन नहीं किया जा सके, आकलन रहित, टू मैन, आदमियों के लिए या लोगों के लिए उसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल था। एंड सैंक इन ए ट्यूमल्ट टू ए लाइफलेस सी, और ट्यूमल्ट अर्थात ये वहाँ पर जाकर के ये सैंक धस रही थी टू ए लाइफलेस ओशियन, एक जो निर्जन समुद्र था, सागर था, उसके अंदर जाकर के ये मिल रही। एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार, और इस चीज़ को अब ये जो कवि है वो अपने मूल बिंदु पे आया है, वो कह रहा है कि एंड मिड दिस ट्यूमल्ट, और ये जो ध्वनि थी, ये जो लय थी, उसको क्या है कि जो कुबला खान था उसने क्या है कि हर्ड सुना, फ्रॉम फार, दूर से उसने इस ध्वनि को सुना। एंसेस्ट्रल वॉइसेज, और जब इस ध्वनि को सुना तो उसको कैसी आवाज़ें लग रही थी ये सब, कि एंसेस्ट्रल वॉइसेज, उसके जो पूर्वजों की ध्वनियाँ, जैसे कि प्रोफीजिंग वार, मतलब एक तरीके से ये कल कल छल छल की आवाज़ करके उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पूर्वजों की ध्वनियाँ इसमें से निकल करके बाहर आ रही हो। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लीजर, और उसके बाद में कह रहा है कि जो शेडो ऑफ द डोम, जो उसके महल की जो छाया थी, वो उन लहरों के ऊपर जैसे ही गिर रही थी तो उसको ऐसा आनंद या भावविभोर हो रहा था, वो उसको इतना आनंदित कर रही थी। ये जो छाया है, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, यानी कि फ्लोटेड अटखेलियाँ मार रही थी, ऑन मिडवे, बीच रास्ते के अंदर, ऑन द वेव, उन लहरों के ऊपर। वहेर वाज हर्ड द मिंगल्ड मिजर, और वहेर जहाँ से वाज हर्ड सुनी जा सकती थी, द मिंगल्ड मिजर, मिंगल्ड का अर्थ होता है मिली जुली हुई या मिली जुली जो आवाज़ें थी वो वहाँ से सुनी जा सकती थी। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, उस झरने से और उस गुफा से, इट वाज ये मार्शल ऑफ रेयर डिवाइस, यानी कि रेयर, एक दुर्लभ प्रकार की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, जो क्या थी, एक मार्शल अर्थात एक अद्भुत चमत्कारी आवाज़ उसको लग रही थी। ए सन्नी प्लीजर डोम विद केव ऑफ आइस, और वहाँ पर ए सन्नी प्लीजर, जब सूर्य की किरणें निकली तो उससे जो आनंद प्राप्त होने वाला था, उसका जो डोम था, उसका जो गुंबद था, उसका जो महल था, विथ केव्स ऑफ आइस,
अर्थात वो बर्फ़ की जो गुफाएं थी उसके अंदर से जैसे ही वो गुंबद का जो प्लीजर था वो और भी उसका दुगना हो रहा था, यानी कि डबल हो रहा था, और उसको और भी ज़्यादा आनंद प्रदान कर रहा था। अब इसके बाद में उसका जो कवि का जो स्वप्न है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद में क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि जब सपना देखते हैं तो सपने के अंदर ही दूसरा सपना बीच में ही टूट करके और दूसरा जुड़ जाता है, तो उसको फिर दूसरा सपना आता है कि ये डैमसेल विथ ये डल्सीमर इन ए विजन वंस आई सा। तो यहाँ से देखिए आई सा, मैंने देखा कि ये डैमसेल एक लेडी थी, एक महिला थी, एक लड़की थी। वो क्या है कि विद्या डल्सीमर अपना एक वाद्य यंत्र था, उसको वो इन ये विजन उस दृश्य में वंस आई सा, मैंने एक बार देखा कि इट वाज एन एम्बिजिंग मेड। तो उसके अंदर जो इसका वाद्य यंत्र था तो उसके अंदर ये जो एम्बिशियंस मेड थी, जो लड़की थी, वो क्या है कि एंड ऑन हर डल्सीमर, वो अपने उस वाद्य यंत्र पर सी प्लेड, वो बजा रही थी, सिंगिंग गा रही थी। ओ भाई माउंट एबोरा, माउंट अबोरा एक प्रकार का गीत का नाम है, तो वो माउंट अबोरा गा रही थी, अर्थात माउंट अबोरा नाम का गीत गा रही थी। कौन गा रही थी? वो लड़की गा रही थी। और उस लड़की को गाते हुए इसने सपने में देखा, यानी कि इसने कहा कि आयशा, मैंने देखा ये डैमसेल एक लड़की को विद ए डल्सीमर एक वाद्य यंत्र के साथ में। और वो लड़की क्या कर रही थी? जो एम्बिशियन मेड, वो जो लड़की थी, एंड ऑन हर डल्सीमर शी प्लेड, वो अपने वाद्य यंत्र पर बजा रही थी। और बजा रही थी तो क्या कर रही थी? सिंगिंग गा रही थी। और माउंट अबोरा नाम का गीत उस वाद्य यंत्र के ऊपर बजा रही थी और गा रही थी। Could I review within me? और हो सकता है इसको मैं रिव्यू करूं, अर्थात इसको पुनः एक बार रिपीट करूं, इस गाने को जो वो गाना बजा रही थी या गा रही थी उसको मैं एक बार वापस याद करूं। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, और उसकी जो सिम्फनी है, जो उसका आनंद है, जो उसका गीत था, जो उसका संगीत था, एंड सॉन्ग और उसका गीत, टू सच ए डीप डिलाइट, उससे इतनी गहरी आनंद की अनुभूति होती है कि टोल्ड विन मी, उसने मेरे मन को ही जीत लिया। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वो जो म्यूजिक था वो इतना तेज था और इतना लंबा था। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, कि मैंने वो जो गुंबद था उसको हवा में ही बना दिया, अर्थात उस गुंबद की मैंने कल्पना बिल्कुल हवा में कर ली। दैट सन्नी डोम, वो सूर्य की किरणों से सुसज्जित किरणों, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें गिर रही थी, ऐसा डोम, वो प्लेस, वो महल, दोज केव ऑफ आइस, जो वो बर्फ की जो गुफाएं, एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, जिनको हम सुन सकते हैं या सुनना चाहिए, देम देयर, उनको वहाँ पर सुनना चाहिए। एंड ऑल शुड क्राई, और सभी को चीख करके बोलना चाहिए, बी अवेयर, बी अवेयर, सावधान रहो, सावधान रहो। हिज फ्लैशिंग आइज, और उसकी वो चमकीली आंखें, हिज फ्लोटिंग हेयर, यहाँ पर किसकी चमकीली आंखें? उस डोम की चमकीली आंखें, ना कि लड़की की चमकीली आंखें। चमकीली आंखें अगर लड़की के लिए आता तो वहाँ पर सी आता, यहाँ पर ही आया है, तो हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकीली आंखें, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके अटखेलियाँ करते हुए बाल, व्यू ए सर्कल राउंड, व्यू यानी कि बुनता है ये सर्कल राउंड, एक गोलाकार व्रत, हिम थ्रिस, जिसको 3 बार बनाता है, थ्रिस 3 बार बना देता है। एंड क्लोज योर आइज,
और अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए विद होली ड्रीड अपने पवित्र आंसुओं से, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, और वो फॉर और जिसके लिए ही ऑन हनीड्यू हैथ फेड, जिस प्रकार हनीड्यू का अर्थ होता है एक खरबूजा, हैथ यानी कि हैज फेड खा लिया हो, यानी कि इतना मीठा, एंड ड्रैंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज और उस स्वर्ग का दूध पी लिया हो, ऐसी आनंद की अनुभूति होती है इस कवि को।